हेलो नमस्कार। लोकतांत्रिक राजनीति की प्रीवियस क्लास में आपने लोकतंत्र और लोकतंत्र के मौलिक गुणों के बारे में जाना। आइए अब हम एक आदर्श लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जिन मौलिक गुणों की चर्चा हमने की थी उसके आधार पर एक आदर्श लोकतंत्र के क्या गुण होने चाहिए इसकी बात हम करते हैं। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है लोकतंत्र में शासक अथवा प्रतिनिधि का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होते हैं। लोकतंत्र की चौथी विशेषता है लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होता है तथा हर वोट का मूल्य एक समान होता है। लोकतंत्र की पांचवी विशेषता है लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और लोकतंत्र की छठी विशेषता है लोकतांत्रिक सरकार संविधान के दायरे में कार्य करती है। इस प्रकार से हमने लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जाना कि एक आदर्श लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं या क्या आवश्यकताएं होती हैं। एक आदर्श लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। एक आदर्श लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए। शासक का चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए। साथ ही यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। प्रत्येक व्यक्ति को मत प्रयोग का अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक समान हो। और जिस सरकार को हम चुन रहे हैं वह जनता के प्रति जवाबदेह हो और एक संविधान के दायरे में यानी कि नियम कानून के दायरे में रहकर कार्य करे। यह जो है आदर्श लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं। अब हम लोकतंत्र की कमियों पर चर्चा करते हैं। यानी लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देते हैं कि लोकतंत्र में क्या कमियां हैं। जहां ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से कहीं कमतर रह गया है, कुछ कमी रह गई है। तो ध्यान दीजिए, लोकतंत्र के खिलाफ पहला तर्क है कि लोकतंत्र में नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है। इससे अस्थिरता पैदा होती है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रति 5 वर्षों पर चुनाव होता है या एक नियत समय के बाद चुनाव होता है। नॉर्मली 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं। कभी कभी ये 6 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है या 10 वर्ष होता है। लेकिन जब 5 वर्षों के बाद चुनाव होता है तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक सरकार के बाद जो जनता होती है अन्य पार्टी को वोट देती है, अन्य पार्टी की सरकार बनाती है। तो होता क्या है कि नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है। सरकारें आती जाती रहती हैं। जब एक पार्टी की सरकार जाती है और दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो दूसरी पार्टी की सरकार क्या करती है। अब सीधी सी बात है कि पार्टियां एक दूसरे की राजनीतिक विरोधी हैं। तो जो भी पहली सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य थे
जनहित कार्य थे या जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी, नई आने वाली सरकार इन सब पर स्टे लगा देगी, इन सब योजनाओं को बंद कर देगी। इससे अस्थिरता पैदा होती है। यही कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है, जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। लोकतंत्र के खिलाफ दूसरा तर्क है कि लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, अतः यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। आप में से अधिकांश लोग या भारत की अधिकांश जनता राजनीति को एक घृणा की दृष्टि से देखती। जब भी कहीं राजनीति की चर्चा हो तो लोगों के दिमाग में सीधा सा एक घृणा की भावना आती है। लोग राजनीति को तुच्छ कार्य समझते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो भी लोकतंत्र के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनमें नैतिकता की बहुत भारी कमी रहती है, ह्यूमैनिटी की कमी रहती है, मोरालिटी की कमी रहती है। इसके जो प्रमुख कारण हैं वह है राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है कि सत्ता प्राप्त करना, हर हाल में सत्ता प्राप्त करना है। अब सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक व्यक्ति क्या करता है? छल करता है, तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। यानी नैतिकता की कमी प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है और यही कारण है कि अधिकांश लोग राजनेताओं से क्यों नफरत करते हैं। तो इस बेस पर हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, इसलिए यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। लोकतंत्र के खिलाफ तीसरा तर्क है कि लोकतंत्र में व्यापक चर्चा और बहस के कारण फैसले में देरी होती है। अब आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। उन सभी व्यक्तियों से राय बात करनी होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए। तो एक व्यापक चर्चा के दौर से गुजरना पड़ता है। काफ़ी बहसबाजी होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि कई आवश्यक फैसले, कई आवश्यक योजनाएं सालों तक जो है लटकी रह जाती हैं, वे पास नहीं होती। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में व्यापक चर्चा और बहस होती है और इसका परिणाम क्या होता है? फैसलों में देरी। लोकतंत्र के खिलाफ चौथा तर्क है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के हितों का पता ही नहीं रहता, जिससे बहुधा गलत फैसले होते हैं। यानी जिन प्रतिनिधियों का हम चुनाव करते हैं, जनता जिन राजनीतिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि बनाती है, नेतृत्व की जिम्मेदारी देती है, उन्हें हमारे हित का पता नहीं रहता कि हमारा हित किन बातों में है। वे अपने स्वविवेक से जैसा उन्हें लगता है वैसे कार्य करते हैं। अधिकांश राजनेता धरातल से जुड़े नहीं होते। उन्हें उच्च सुख सुविधाओं में रहकर कार्य करना है, उन्हें जनता के वास्तविक सुख दुख का पता नहीं होता। यानी जनता के हित किन बातों में है, किन प्रक्रियाओं में है, इसका उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। तो आप सोचिए कि ऐसे कैसे वे जनता के लिए सही फैसले कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को जनता के हितों का पता नहीं होता
और यही कारण है कि बहुधा यानी कि बहुत बार गलत फैसले होते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ अंतिम तर्क है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होती है, खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। देखिए, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, इसलिए राजनीतिक दल बहुत ही अधिक खर्चा करते हैं और खुलेआम भ्रष्टाचार सामने आता है। अब ऐसा मान लीजिए कि पूरे 5 वर्षों में एक जनप्रतिनिधि जितना खर्च विकास कार्यों पर नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा वह केवल 2 महीनों में अपनी चुनावी एजेंडों पर खर्च कर देता है, चुनाव को जीतने में खर्च कर देता है। और यही भ्रष्टाचार है। जनता राजनेताओं को किस लिए चुन रही है, अपने प्रतिनिधि को किस लिए चुन रही है कि वह विकास कार्य करे, लेकिन पूरे 5 सालों में जितना खर्च नहीं हो रहा उतना केवल 2 महीने के चुनाव इलेक्शन में खर्च कर दिया जाए, यही भ्रष्टाचार है। इसलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होती है, खर्चीली होती है और इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो अब तक हम लोगों ने लोकतंत्र की कमियों के बारे में जाना। आइए हम फाइनली देखते हैं कि जैसा हमने कहा था शुरुआत में कि लोकतंत्र समकालीन विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। तो किन बातों में लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। यानी अब हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में पहला तर्क है कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह स्वरूप है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जब 5 वर्षों के बाद इलेक्शन आता है तो उन्हें वापस से जनता के बीच जाना होता है और जनता को यह विश्वास दिलाना होता है कि पिछले चुनाव में उन्होंने जनता से जो भी वादे किए थे उसे पूरा किया है। यदि वे विश्वास नहीं दिला पाते तो डेफिनेटली जनता का मोह खत्म हो जाएगा और वह अन्य पार्टी को वोट देगी, अन्य पार्टी को सत्ता में लाएगी। और सत्ता में बड़े रहना हर पार्टी लिए बड़ा उत्तरदायित्व है। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो भी सत्ता पक्ष है उसके ऊपर एक जवाबदेही तय होती है कि वह जनता से किए गए वादों को पूरा करे, जनता के विकास हित में कार्य करे, देश हित में कार्य करे, अन्यथा वह जनता के बीच किन मुद्दों पर वोट मांगने जाएंगे। यही कारण है कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह स्वरूप होता है। लोकतंत्र के पक्ष में दूसरा तर्क है कि लोकतंत्र के फैसले तर्क वितर्क से होते हैं जिससे बेहतर निर्णय की संभावना अधिक होती है। अभी हमने इसी को एक कमी के रूप में लिया था कि लोकतंत्र के फैसले तर्क और वितर्क यानी कि बहुत बहसबाजी के बाद होते हैं जिससे बहुत अधिक समय लगता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या सामने आता है, एक लाभ क्या सामने आता है। समय भले अधिक लग रहा है लेकिन इसमें निर्णय गलत नहीं होते। लोकतंत्र में जो भी निर्णय होता है 95% संभावना यही है कि वह सर्वसम्मत से होगा, इन सबकी मर्जी से होगा और जो भी होगा बेहतर होगा, सभी उसे स्वीकार करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के फैसले तर्क वितर्क से होते हैं
जिससे बेहतर निर्णय की संभावना अधिक रहती है। लोकतंत्र के पक्ष में तीसरा तर्क है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। अब देखिए, मान लीजिए दो समुदाय हैं और किसी एजेंडे पर उन दोनों की सहमति नहीं है। पहला समुदाय कहता है कि हाँ, यह कार्य होना चाहिए, और दूसरा समुदाय कहता है नहीं, यह कार्य नहीं होना चाहिए, यह देश हित में नहीं है। तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए? आखिर ये दोनों आपस में लड़ते ही रहेंगे, यह कोई समाधान तो है नहीं। तो इसका समाधान है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनमत संग्रह होगा, देखा जाएगा कि दोनों समुदाय के व्यक्ति किस पक्ष में है, कार्य के होने के पक्ष में है या कार्य के ना होने के पक्ष में है। जो भी बहुमत में होगा वह बात लागू हो जाएगी, और अगला पक्ष भी यह स्वीकार करेगा, हाँ भाई हम अल्पमत में हैं, यानी कि हमारा वोट बैंक कम है, अधिकतर लोग चाहते हैं हाँ कार्य होना चाहिए। तो जो दूसरा पक्ष था, जो ये कह रहा था कि यह कार्य नहीं होना चाहिए, उसे वहाँ एक सहिष्णुता दिखानी होगी, एक नैतिकता का परिचय देना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र मतभेद और टकराव का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र के पक्ष में चौथा तर्क है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अब यह राजनीतिक समानता कैसे आती है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक समानता आती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। आप याद करिए कि राजतंत्र में किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार सामान्य जनता को नहीं होता है, वह अत्यंत केंद्रीकृत होता है। कुछ ही व्यक्तियों के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है। लेकिन लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मत प्रयोग का अधिकार होता है। तो हर व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि हाँ, वह भी सरकार का एक हिस्सा है, सरकार को बनाने में या बिगाड़ने में उसका भी योगदान है, लोकतंत्र के फैसलों में उसका भी योगदान है। इस प्रकार से नागरिकों में एक सम्मान आता है, सम्मान की भावना आती है कि हाँ भाई, जो भी फैसले हो रहे हैं उसमें मेरा भी योगदान है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र के पक्ष में अंतिम तर्क है कि लोकतंत्र में गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ध्यान दीजिए कि लोकतंत्र में यदि बाय मिस्टेक गलती हो जाए तो इसे ठीक करने का अवसर मिलता है। आप इसे ऐसे समझिए कि कोई कानून है, सरकार इसे पेश करती है, सबसे पहले निम्न सदन में पेश करेगी, लोकसभा में। अब यदि मान लीजिए कि लोकसभा में यह कानून पास हो गया तो यह राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा एक विश्लेषणवादी प्रकृति का होता है। मतलब उसे पास करने से पहले यह सोचना है कि यह कानून सही है या नहीं। अब मान लीजिए यदि लोकसभा में
कोई गलत कानून पास हो गया था तो राज्यसभा इसे नकार देगी। राज्यसभा क्या करेगी, इसे पुनर्विचार में डाल देगी, वापस कर देगी। लोकसभा के सदस्य एक बार पुनः विचार करेंगे और अगर गलती होगी तो उसे सुधार करेंगे, उसके बाद इसे वापस से पास करेंगे। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि लोकतंत्र में अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती के सुधार के भी अवसर मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर एक सरकार में कोई योजना गलत पास हो जाए जो जनहित में नहीं है, तो अगली आने वाली सरकार के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये ऑप्शंस होता है कि वह उसे रोक सके, उसकी जगह पर ऐसी योजनाएं शुरू करे जो जनहित में है। इस प्रकार से भी हमने देखा कि यहाँ भी गलती में सुधार हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा कि लोकतंत्र वास्तव में अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। देखिए, कोई भी शासन व्यवस्था अपने आप में 100% सही नहीं हो सकती, कुछ न कुछ कमियां हर जगह। लेकिन हमें अच्छे से अच्छे शासन व्यवस्था की तलाश है, सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की तलाश है, और इसका उत्तर है लोकतंत्र। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं के बारे में अब तक हमने जाना, इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र वास्तविकता में अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। तो इस प्रकार से यह लेसन समाप्त होता है, जहां हमने लोकतंत्र की मौलिक आवश्यकताओं, गुणों तथा एक आदर्श लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जाना, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिए और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिए। यह भी देखिए एक लोकतांत्रिक स्वरूप है कि एक व्यक्ति लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दे रहा है, दूसरा व्यक्ति लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दे रहा है, और दोनों का फाइनली डिसीजन क्या हो रहा है कि जो लोकतंत्र के पक्ष में दिए गए तर्क हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली हैं। इसलिए अगर एक डिस्कशन होता है कि लोकतंत्र बेहतर या राजतंत्र, तो एक लोकतांत्रिक तरीके से ही हम लोगों ने इसका उत्तर प्राप्त किया कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। अब आपकी स्क्रीन पर प्रैक्टिस प्रश्न शो हो रहे हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।